नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। कैसे हो आप सभी लोग? कैसा जा रहा है वीकेंड? वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो? ऑल गुड? बढ़िया चल रही है पढ़ाई? हाँ, सब ठीक चल रहा है? सब समझ में आ रहा है जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है? हाँ। आज का ये जो सेशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ये इसी पर्पस के लिए किया है कि जान लें कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है इतना कंटेंट, वो कितना समझ में आ रहा है और अगर कोई डाउट रह रहा है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो मेरे बारे में नहीं है, ना ही किसी कंटेंट के बारे में है। ये सेशन आपका सेशन है। आप मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप बताओगे। ठीक है, तो ये डाउट सेशन है बच्चे। प्योरली आप जिस हिसाब से आप अपनी परेशानियां बताओगे उस हिसाब से मैं इसको चलाऊंगा, रेगुलेट करूंगा। पर कुछ बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारे बच्चे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा ग्रुप्स में बांटना पड़ेगा उन सारे डाउट्स का जो आपके अराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बता दो किस किस चीज को लेके परेशानी आ रही है। मैं मोटा मोटा उनको 2-3 ग्रुप में बांट देता हूं और फिर उस हिसाब से उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे और मैं हेल्प करूंगा। अब जैसे मैं बारी से पूछता हूं, कौन कौन से बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है या जिनको इश्यू है मेंस आंसर राइटिंग के बारे में, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो मेंस आंसर राइटिंग। जिसको मेंस आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है बताओ। कौन कौन है जो चाहता है कि डिस्कशन जो हो वो मेंस आंसर राइटिंग पे हो, पहले वो बताओ। तो हम अपना टॉपिक सेग्रीगेट कर लेते हैं शुरू में ही, है ना, फिर उस हिसाब से हम चीजों को चलेंगे। ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए अच्छा खासा बच्चा है, मुझे लग रहा है हर एक बच्चा है जो चाहता है कि एक डिस्कशन तो मेंस आंसर राइटिंग पे बने। ठीक है, चलो एक डिस्कशन हो गया मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर। चलो एक टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा दूसरा टॉपिक, कौन सा वो बच्चा है जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी आ रही है, या वो स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे तैयार करना है, कैसे समझना है। जो भी बच्चा है जिसको सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप चाहते हो कि उस सब्जेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूं या उसके बारे में जो स्ट्रैटेजी रखनी है उसके बारे में डिस्कस करूं, बताओ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखो अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस बारे में भी काफी बच्चे हैं जो चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक आर्टिकल को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं एज ए सब्जेक्ट बता रहा हूं कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे आर्टिकल वाइज जाएंगे तो ऑब्वियसली इतने सारे बच्चे हैं, पूरी शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, कल का दिन निकल आएगा, है ना। ठीक है, एक इंडियन मतलब एक सब्जेक्ट मैटर को लेके भी थोड़ा सा डिस्कशन करना है और लगभग इसके अंदर मैं सभी कुछ कवर कर दूंगा जिससे आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो एक हमारा सब्जेक्ट मैटर हो गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सब्जेक्ट हमको इश्यू है, हमको प्रॉब्लम है। अब तीसरा जो मुझे लग रहा है ग्रुप, तीसरा ग्रुप, कौन से वो बच्चे हैं जिनको प्रीलिम्स को लेके क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम का क्या स्ट्रैटेजी रखना है, किस तरीके से उसको तैयार करना है और कैसे हम लोग अप्रोच करें एमसीक्यूज को। तो अगर वो बच्चे जो प्रीलिम्स को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, फटाफट से चैट बॉक्स में जरा प्रीलिम्स लिखो, प्रीलिम्स लिखो या प्री लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत है आप लोगों को। कोई भी मैं बोल रहा हूँ टॉपिक सब, अच्छा एक प्रीलिम्स को लेके बहुत सवाल है। ठीक है, मुझे लग रहा था, मैं समझता हूँ कि बच्चा क्या है, किस चीज को लेके प्रॉब्लम होगी उसको। ठीक है, तो हमारे मोटे मोटे 3 टॉपिक्स तो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं जिन पे आज हम लोगों को डिस्कस करना है। मेंस आंसर राइटिंग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया एज अ सब्जेक्ट कि कैसे स्ट्रेटेजी रखें, क्या करें, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज को कैसे कवर करना है। प्रीलिम्स हो गया। अब इसके अलावा बताओ क्या इश्यू है,
नोट्स मेकिंग का स्पेसिफिकली अलग से डिस्कशन चाहते हो कि नोट मेकिंग कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं? अच्छा, केस लॉ से रिलेटेड, अच्छा केस लॉ से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम है बताओ, केस लॉ लिखो। केस लॉ से रिलेटेड जिसके सवाल हैं, कितने लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, क्या करना है, जल्दी जरा केस लॉ लिखो चैट बॉक्स में। केस लॉ वाले भी बहुत है, चलो केस लॉस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके बारे में क्या करना है। ठीक है, केस लॉस भी हो गए। और नोट मेकिंग में किसको प्रॉब्लम है? नोट मेकिंग जरा लिखो, नोट्स लिख दो या नोट मेकिंग लिखो। नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या बनाने हैं, कितने बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, नोट्स के बारे में भी अच्छी खासी दिक्कत परेशानी चल रही है। ठीक है, और बताओ, और क्या परेशानी है? सर में दर्द है किसी के, पेट में दर्द है, ऐसी भी कोई दिक्कत परेशानी जिसको हम आज डिस्कस कर सकें? दवा ववा लिख दूं मैं यहाँ पे? हाँ, कुछ ऐसा भी करें क्या? दैट्स इट, हो गया? अब ये जो आपने 5 टॉपिक बताए हैं ना, इसमें सब कुछ हो जाएगा, कुछ बचा छोड़ा क्या आपने? आपने पूरा मेरे से तैयारी पूछ लिया अपना कि सर तैयारी कैसे करें। हाँ, सर दर्द है, चलो उसका भी कुछ करेंगे, उसका भी कर देंगे। ठीक है, चलो अब ये जो हमारे ब्रॉडर टॉपिक्स हैं इनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी डिस्कशन की, वो बहुत ही सिंपल रहेगी और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो बच्चे, हाँ, सारे आर्टिकल्स लर्न करने हैं क्या, ये मैं कवर कर दूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा। टाइम मैनेजमेंट वाली बात को, अच्छा ये भी एक अच्छा पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी भी है। टाइम मैनेजमेंट को भी हम लोग आज डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और एक सीक्वेंस में कर लेता हूं इसको, क्योंकि थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे हो गया है, तो उस हिसाब से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, मतलब जो मेरी प्राइमरी जिम्मेदारी है आप लोगों के संबंध में, तो सबसे पहले मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई चर्चा कर लेता हूं, सब्जेक्ट से जुड़ी हुई। दूसरे नंबर पे मैं केस लॉस की बात कर लेता हूं। तीसरे नंबर पे मैं नोट्स की बात कर लेता हूं। चौथे नंबर पे मैं प्रीलिम्स की बात कर लेता हूं। और पांचवें नंबर पे मैं आंसर राइटिंग की बात कर लेता हूं। और छठवें नंबर पे आखिरी में टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पेपर पैटर्न वगैरह ये तो बड़ी जेनरिक सी चीजें हैं, वो तो कवर में हो ही जाएंगी, साथ के साथ हो जाएंगी। वो तो बड़ी लंबी जर्नी है हमारी, परेशान नहीं होना। मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा हूं, आज मेरा कोई आखिरी दिन थोड़ी ना है कि आज ही सर से सब सारी जानकारी ले लोगे, है ना? ऐसा नहीं है। नहीं बच्चे, बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं आप। उसके अंदर जाओगे, एक डिस्कस का बटन आता है, उसको क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मैसेज करने का। ठीक है, चल सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट को लेके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। ठीक है, क्योंकि वही हमारा सबसे पहला प्राइमरी गोल है कि सब्जेक्ट को लेके परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ही छोटी सी स्ट्रेटजी है हमारी। इसको मैंने डिस्कस भी किया था जब मैंने फर्स्ट क्लास कंडक्ट की थी, पर आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मैसेज वगैरह से हट जाओ। हो गया? ठीक है, कोई भी चीज होगी मैं आखिरी में दोबारा भी पूछ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एमसीक्यू से बड़ी जुड़ी जुड़ी सारी बातें प्रीलिम्स वाले टॉपिक में कवर हो जाएंगी। अब सुन लो, अब जिस लिए आए हो उसके लिए सुन लो। ठीक है, देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर अगर आपने सही स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो आपको ये सब्जेक्ट ऐसा घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा, आपका इतना समय खा जाएगा, फिर भी आपका स्कोर एग्जाम में अच्छा नहीं आएगा। ऐसे बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिनको अगर आपने स्मार्टनेस के साथ नहीं पढ़ा और आपने ज्ञानी बनने की कोशिश करी तो आप शायद ज्ञानी बन जाओगे, जज नहीं बन पाओगे। इतना पक्का है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतने डीप है, इतने कॉम्प्रिहेंसिव है कि आप चाह के भी अगर केवल एक सब्जेक्ट भी पढ़ोगे ना पूरे साल और उसके बाद एग्जाम लिखने को बैठोगे, आपको लगेगा नहीं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा डेप्थ है बच्चे इस सब्जेक्ट में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत डेप्थ है। अब जब भी किसी एक ऐसे सब्जेक्ट से हमारा सामना होता है ना,
तो हमें थोड़ा उस सब्जेक्ट से डरना चाहिए। हमारी क्या एटीट्यूड होता है कि हम तो सब कुछ जान लें, हम तो सब कुछ सीख लें। जैसे एक बच्चा पूछ रहा था, क्या सर हमको सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं? मैं कह रहा हूं आप कोशिश तो करके देखो, आप करो तो शुरू, मैं हूं आपके साथ, पढ़ो सारे आर्टिकल्स जरा, और फिर हम मिलते हैं 50-60 साल बाद बुढ़ापे में, साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे कि हमने सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए फाइनली, है ना। बाकी तो चीजें चलो जो हुआ सो हुआ, आर्टिकल्स मेरे कवर हो गए। ऐसी ऐसी बातें भी नहीं करनी है, ऐसी तो बातें भी नहीं करनी है बिल्कुल। ठीक है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत सिंपल है। अपने दिमाग में पहले अपना टारगेट क्लियर करो। टारगेट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में पीएचडी करना? नहीं। अगर है भी तो उसका पर्पस यहां पे सर्व नहीं होने वाला, उसके लिए तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है, टारगेट क्या है? एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, पहले उसको दिमाग में बिल्कुल सेंटर में रखो कि हमको एग्जाम क्रैक करना है, हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना बच्चे, पूरी लाइफ पड़ी है नॉलेज अटेन करने के लिए, और नॉलेज कभी पर्याप्त नहीं होती। जितना काम करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना सीखोगे, पर नौकरी चाहिए अभी हाथ में। क्योंकि अगर नौकरी नहीं आएगी तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं होने वाला। किसको दिखाएंगे ज्ञान अगर नौकरी नहीं लगेगी? तो समझो, तो हमारा एम एंड टारगेट इज सिंपली टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, अब जब हम इस चीज को दिमाग में रखेंगे हमेशा, उसी पर्सपेक्टिव में देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, कि हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। समझिए, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब हमको देखना है कि हमको कितना पढ़ने की जरूरत है और किस तरीके से पढ़ने की जरूरत है। देखिए, समझिएगा बच्चों, समय और टाइम सबके पास लिमिटेड है। कोई भी यहाँ पे ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास पूरा जीवन है एग्जाम क्रैक करने के लिए। हाँ, ये हो सकता है किसी के पास 6 महीने है, किसी पे 1 साल है, किसी पे 2 साल। ठीक है, मोर और लेस टाइम जो है सबके पास बराबर है। अब ये जो लिमिटेड टाइम है हमारे पास, ये पानी की बोतल की तरह है कि हमारे पास इतना ही पानी है। अब उस पानी का हम यूज क्या करेंगे, कितने बेटर तरीके से करेंगे, वो हमारे ऊपर है। अब इस लिमिटेड टाइम को हम कहां पे इन्वेस्ट करें, ये समझिएगा। क्योंकि देखो, जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना आसान तो है नहीं। रीजन बीइंग, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा। मानो 10 सब्जेक्ट हैं, आपने 5 तो बहुत अच्छे से पढ़ लिए, पर 5 नहीं आते, होगा आपका सिलेक्शन? मैं कह रहा हूं 5 नहीं आते तो बहुत बड़ी बात कह दी। अगर एक भी सही से नहीं आता, मिस आउट हो गया, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको सबके साथ जस्टिफिकेशन करना है। टाइम आपका लिमिटेड है, पानी एक ही बॉटल है आपके पास। तो ध्यान से सुनिए, जब भी पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे कि जितना समय हमने डिसाइड किया है इस सब्जेक्ट को देने का, उस समय के अंदर इतना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाए कि कल को जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसको मैं अच्छे से कर सकूं। बिकॉज दैट इज माई अल्टीमेट पर्पस। मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है? एग्जाम में जाके एक अच्छा आंसर लिखना। और मैं आपको बता दूं, अच्छा आंसर लिखने के लिए ज्यादा बेहतर होता है कि जितना आपने पढ़ा है उसे बहुत अच्छे से पढ़ लो, इन कंपैरिजन टू कि सब कुछ पढ़ लो। समझना, फर्क समझना। एक स्ट्रैटेजी है कि मैं ज्ञानी बन जाऊं और सब कुछ पढ़ लूं, और एक स्ट्रैटेजी है कि जो भी मैंने डिसाइड किया है कि मेरे को ये पॉइंट्स पढ़ने हैं, उनको इतने अच्छे से पढ़ लूं कि अगर वो क्वेश्चन में आ जाए तो मैं एक ऐसा आंसर लिखूं कि मेरे जो मार्क्स हो वो 80-90% हो। मैं आप सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, सजेस्ट ही कर सकता हूं, आप लोगों को फोर्स तो कर नहीं सकता, यही सजेस्ट करूंगा बेटा, दूसरी वाली स्ट्रैटेजी अपनाना। दूसरी वाली स्ट्रैटेजी मींस डू व्हाट यू आर डूइंग बट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। जितना कवर करोगे उसको इतना बेहतरीन तरीके से करना कि अगर क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छा आंसर लिख पाओ। ठीक है, पहले इस बात को समझो। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। अब आप सभी को पता है, मुझे पता है, अब आप सभी लोग बेयर एक्ट लेके बैठे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कोई ना कोई किताब भी लेके बैठे हो। कुछ लोगों के पास एक किताब है, किसी के पास तो 3-3 किताबें, क्योंकि वो व्यक्ति ज्ञानी ज्यादा है। ठीक है, नोट्स भी भरे पड़े हैं।
ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि अभी तक जिस एनवायरनमेंट से आप आ रहे हो ना, आपके पास टाइम बहुत था, आपके पास एनर्जी बहुत थी, आपके पास जज्बा बहुत ज्यादा है कि मैं तो सब कुछ कर लूंगा, देयर इज नो लिमिट इनटू इट। पर पर अब आगे ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है? अब आगे ऐसा नहीं चलने वाला है। आगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे, और करेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, हम करेंगे टॉपिक वाइज। कैसे करेंगे बेटा? टॉपिक वाइज। क्यों करेंगे टॉपिक वाइज? इसलिए करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में या मेंस में, वो बनते हैं टॉपिक वाइज। क्वेश्चन मेंस में ये नहीं आएगा कि बेटा बताना जरा आर्टिकल 1 से लेके 4 या 19 से लेके 22 या 25 से लेके 28, नहीं। क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक बात पूछी जाएगी, जैसे व्हाट आर द फंडामेंटल फ्रीडम्स, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, व्हाट इज इमरजेंसी, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वो एक टॉपिक है, और आपको इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करना है बारी बारी, समझिए। और अभी तक तो हमारी वैसे बहुत ज्यादा क्लास नहीं हुई है, बट आप अगर जितना ध्यान दे पा रहे हो, खासकर मेरी जो लास्ट क्लास थी, मैंने उस क्लास में क्या किया, मैंने आप लोग उस क्लास में केवल पढ़ाया नहीं है बेटा, मैं केवल आपको ये बताने नहीं आया था कि आर्टिकल 1 में ये लिखा है, 2 में ये लिखा है, 3 में लिखा है, 4 में लिखा है, नहीं। मैंने आपका एक टॉपिक कवर करवाया है, और वो टॉपिक कौन सा है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और आप उन बातों को लिखोगे जो यहां पीपीटी में लिखी हुई थी और जो बात मैंने आपको समझाई थी, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे क्या, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड दैट वाज माय टारगेट, दैट वाज माय पर्पस। और आगे भी जो आने वाली सारी क्लासेस होने वाली है ना, वो ऐसे ही होंगी कि हर क्लास के अंदर मैं एक टॉपिक लेके आऊंगा, उस टॉपिक को पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप ज्ञानी ना बनो, या फिर बियर एक्सेल लेके कैलकुलेट मत करो कि सर ने देखो ये आर्टिकल पढ़ा दिया, ये वाला नहीं पढ़ाया। जिससे आपके मेंस के लिए सारे आने वाले प्रोबेबल क्वेश्चंस तैयार हो जाएं, जिससे प्रीलिम्स में आने वाले सारे प्रोबेबल एमसीक्यूज तैयार हो जाएं। जो बच्चा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, मैं कह रहा हूं, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, हर तरीके के बच्चे से मेरा सामना हुआ है। जो बच्चा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, ज्ञानी बनने की कोशिश करेगा, वो बच्चा मुंह की खाएगा इस सब्जेक्ट में, मैं बता रहा हूं। बहुत बुरा हाल होगा उस बच्चे का। तो बहुत यहां से काम लेना है। कहां से? यहां से स्मार्टली प्ले करना है, ठीक है? तो बहुत, जब भी कोई क्लास हो, समझो, जब भी कोई क्लास हो उसको ऐसे लो कि आज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक कवर होने वाला है, जिसमें हमको कंटेंट मिल भी रहा है, कंटेंट समझाया भी जा रहा है, केस लॉज भी बताए जा रहे हैं, समझाए भी जा रहे हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात को आप सभी लोगों के लिए समझना। अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा होता या और कोई छोटा सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता, तो मैं आपको इतना ज्ञान देता नहीं, क्योंकि अगर आप वहां पे ज्ञानी बनने की कोशिश करते भी तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो इतने गहरे सब्जेक्ट्स है नहीं। पर क्योंकि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन जैसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, इसलिए मेरा ये ज्ञान देना, आप लोगों को ये सब कुछ समझाना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि काफी बच्चे इस ट्रैप में फंसते हैं, महान बनने की कोशिश करते हैं, और आखिरी में उनकी बहुत दुर्गति होती है जब वो मेंस लिख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था होता कि हमारे दिमाग में जो ज्ञान का भंडार है उसमें से असल में लिखना क्या है। और सबसे गंदा, भद्दा, कंफ्यूजिंग आंसर यही बच्चे लिख के आते हैं, जो शान मारते थे कि मैंने तो ये किताब भी पढ़ ली और वो किताब भी पढ़ ली, ठीक है? कुछ नहीं करना बेटा, ये सब आपका काम ही नहीं है कि कौन सा आर्टिकल मिस हो गया, कौन सा आर्टिकल कवर हो गया। देखो, जीवन में भरोसा करना सीखो, जीवन में भरोसा करना सीखो, खासकर ऐसी परिस्थितियों में
जब आपसे ज्यादा दूसरे व्यक्ति को एक्सपीरियंस हो किसी चीज का, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान हो किसी चीज का। हर चीज चालाक बनने से या कनिंग बनने से फायदा नहीं देती, कई बार ओवर चालाकी नुकसान दे जाती है। आपको ये सब सोचना ही नहीं है बेटा, आपको बस ध्यान देना है क्लासेस के ऊपर, जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसके ऊपर। अगर आप इतना कर पाए ना बेटा, आगे आने वाले 2 महीनों में अगर आपने इतना कर लिया, मैं ये लिख के दे सकता हूं, अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। और अगर आप जितना ओवर स्मार्ट बने और जितना आपने बाल की खाल निकालने की कोशिश करी इधर से उधर से, मैं कह रहा हूं उतना ही आपका हाल बुरा होगा। नहीं तो मुझे मिल लेना जब आप मेंस आंसर देके आओगे, अगर कभी मेंस लिख के आ पाए तो। समझना इस चीज को, तो मैं आपको शुरू में ही समझा रहा हूं, ये बातें बहुत ध्यान से चलना है। तैयारी करने का मतलब केवल कोचिंग ज्वाइन कर लेना नहीं होता है, इसको हमेशा एक्टिव रखना होता है और वो करना होता है जो जरूरी है। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कंफ्यूजन है। तो जितने भी बच्चे मेरे को सवाल पूछते रहते हैं या फिर टेलीग्राम में डालते रहते हैं कि सर वो वाली बात आपने क्यों नहीं बताई या इसमें वो वाली बात क्यों नहीं लिखी, बेटा वो आपका काम नहीं है, वो आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है। मैं डिसाइड करूंगा मुझे कौन सी बात कब बतानी है, कितनी गहराई के साथ बतानी है। आपको बस फॉलो करना है। आप अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो चीजें अपने आप अच्छी होंगी। ऐसी कोई भी चीज नहीं बचेगी अंत में जो आपको समझ में नहीं आई होगी। बस भरोसा करना है ध्यान से, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है। मैं समझता हूं, देखो हर चीज में समझता हूं, बच्चे आजकल के थोड़े से सुप्रा वो हो गए ना, सुप्रा मतलब उनका दिमाग चलता है हर चीज को लेके कि हमने फीस पे की है, हमारा जिम्मेदारी है कि हम दबाव बनाएं, ये क्यों नहीं मिल रहा हमको, वो क्यों नहीं मिल रहा। आप नेता ही बने रह जाओगे। फीस पे करनी थी, फीस पे हो गई है, ठीक है। उससे ज्यादा बार बार खींचने से कुछ होगा नहीं, नुकसान आपका ही होगा। अब संस्था का हिस्सा बन गए हो, अब यहां पे तैयारी करने आ गए हो, तो अब केवल और केवल तैयारी पे ध्यान देना, केवल तैयारी पे ध्यान देना, क्योंकि उसी के लिए आए हो और इन दी एंड पर्पस भी वही है, ठीक है। ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना है, चालाकी बिल्कुल नहीं दिखानी है। ऐसा तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि मैं देखो कितना स्मार्ट हूं और सब देखो कितने बेवकूफ है मेरे आगे, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, पूरी जिम्मेदारी मैंने ली है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको बस इतना सुनिश्चित करना है बेटा कि रोज जो पढ़ाया जाए, पहले तो क्लास में आओ और उसको पढ़ो, अच्छे से समझो, अपना बेस्ट दो। उसके बाद आप अगर कुछ कर सकते हो सब्जेक्ट के संबंध में, जैसे कि नोट्स बनाना, आप बनाओ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना करो। अगर आप ये सारी चीजें बच्चे करोगे ना, आपको कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी ही नहीं, कभी कुछ परेशानी नहीं होगी। जिस दिन हमारा सब्जेक्ट खत्म होगा, आप खुद बोलोगे मेरे से कि सर सब समझ में आ गया, और ये भी बात बोलोगे कि सर अब इतना आपने मेरे को समझा दिया, अब इसको मैं याद कैसे रखूंगा, संभालूंगा कैसे, वो परेशानी की बात है। ये आप खुद अपने मुंह से बोलोगे। आज आप चालाकी दिखा रहे हो ना कि ये वो, आप खुद कहोगे कि सर इतना कंटेंट हो गया हमारे पास आज 2 महीने के बाद कि इसको कैसे कवर कर पाएंगे, कैसे याद रख पाएंगे, वो हमारे लिए चैलेंज है। वो बताओ कि कैसे करें। ऐसी भी दिन आएगा, ऐसी भी परिस्थिति आएगी। अभी शुरुआत हुई है इसलिए इतना जोश है। मैं कह रहा हूं 15 दिन बाद मिलना मेरे से आके, 15 दिन बाद यही डाउट सेशन में मैं आपसे पूछूंगा क्या हाल है, क्या हाल है भाई साहब का। और आप कहोगे सर बस, सर बस कर दो, थोड़ा सा हल्का रख लो सेशन, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी बातें, सारे कंफ्यूजन। अब इसके बाद बात कर लेता हूं आपकी केस लॉस की। चलो, केस लॉस का एक क्वेश्चन है जो मेरे को वैलिड लगता है। देखो, और जो मैं बात कह रहा हूं केस लॉ से रिलेटेड, देखो कॉन्स्टिट्यूशन पे तो अप्लाई होती ही है, पर देखो, पर हर कोई टीचर जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा है
हो सकता है कि उनकी राय कुछ अलग हो, वो उस आपको अलग तरीके से गाइड करें। तो ऑब्वियस सी बात है, उन लोगों की टेरिटरी में आई वुड नॉट वांट कि मैं इंटरफेयर करूं। तो मैं जो बातें कहूंगा केस लॉ से रिलेटेड, मैं अपने सब्जेक्ट को पर्सपेक्टिव में रखते हुए कर रहा हूं। बाकी आपको उसको बाकी सब्जेक्ट्स में भी लगाना है या नहीं लगाना है, पूरी तरीके से आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरा बस पर्पस है कि मैं आपको समझा सकूं कि केस लॉस को कैसे इस्तेमाल करना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो, जब बात हम केस लॉस की करते हैं ना, जब बात हम लोग केस लॉस की करते हैं, तो सबसे बड़ा रीजन कंफ्यूजन का बच्चों के दिमाग में क्यों आता है, समझिए। वो कंफ्यूजन इसलिए आता है कि मानो देखो, आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स तो हमारी एक किताब में लिखे हुए हैं। एक भारतीय संविधान नाम की स्टैच्यूट है, एक्ट है, वो हमने खरीद लिया है 200-250 रुपए का, उसमें सारे आर्टिकल लिखे हैं। तो हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमको कभी भी कोई आर्टिकल पढ़ना होगा, हम खोल के पढ़ लेंगे। अब वो आर्टिकल ना बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है, वो तो उतने का उतना ही रहेगा। तो आर्टिकल्स को लेके बच्चे ज्यादा परेशान नहीं होते, उनके आर्टिकल्स को लेके बस यही परेशानी होती है कि उनको कोई आके समझा दे। यहाँ पे उनकी परेशानी खत्म हो जाती है और समझ में आ जाता है, तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। परेशान रहते हैं वो केस लॉ लेके, केस लॉ को लेके इसलिए परेशान रहते हैं कि एक तो ऐसी कोई किताब नहीं बनी जो बोल दे कि भाई इतने ही केस लॉज हैं, इनका यही साइज है, बस इनको ही पढ़ना है, काम पूरा हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। केस लॉज है ही ऐसी चीज जिसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कौन से आर्टिकल में या कौन से आंसर में मैं कितने केस लिखूं, कितनी डेप्थ में लिखूं, कितनी लेंथ में नोट्स बनाऊं। इसके लिए ये सारे कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में आते हैं कि केस लॉस के बारे में स्ट्रेटजी रखनी क्या है। अब उसमें कुछ गलती हम जैसे टीचर्स की भी है, शायद मेरी भी हो, कि हम लोग कई बार बच्चों को गाइड करते करते मिस गाइड भी कर देते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो वो भी एक है चीज जिसको आप लोगों को थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए। एक बात समझना बेटा, आपकी तैयारी का सफर अभी शुरू हुआ है और ये हो सकता है थोड़ा लंबा चले, 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, किसी को नहीं पता कि कितना लंबा चलेगा ये सफर, ठीक है। और आपको बच्चे बहुत लोग अपने हिसाब से गाइडेंस देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गाइडेंस गलत होगी या किसी की इंटेंशन खराब होगी, पर हमेशा एक बात को समझना, कोई भी व्यक्ति जब किसी बात को बोलता है तो वो अपने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बोलता है, अपने दिमाग के हिसाब से बोलता है। और जितने तरीके के लोग उतने तरीके का दिमाग, ठीक है। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई चीज गाइडेंस देता है तो उसको सुनो, पर उसको खुद भी एनालाइज किया करो कि आपके हिसाब से, आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से वो ठीक बैठ रहा है या नहीं। और सबसे पहली चीज जो आप पूछा करो कि जो मेरे को गाइडेंस दी जा रही है, वो भले ही सुनने में मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, क्या वो प्रैक्टिकल है। क्योंकि एग्जाम में बच्चे प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर दिक्कत क्या आ जाती है कि वो अपने प्रिपरेशन में प्रैक्टिकल नहीं रहते, बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल हो जाते हैं, ऐसे टारगेट्स बना लेते हैं जो वो कभी अचीव कर नहीं पाते, जिसकी वजह से वो कभी कॉन्फिडेंट हो नहीं पाते, इसलिए उनके हाथ कम कपाते हैं एग्जाम के अंदर और वो फेल हो जाते हैं। एग्जाम में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। द एटीट्यूड शुड बी कम से कम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट, ठीक है। कम से कम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट कैसे मैं प्राप्त करूं, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और ये कम लग रहा होगा, मैं बोल रहा हूं कम, ये कम भी इतना ज्यादा होता है ना कि जीवन बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो केस लॉस के बारे में सुनिए। जब आप केस लॉस को पढ़ोगे, खासकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बच्चे केस लॉस की भरमार है, केस लॉस की भरमार लगी पड़ी है। देयर इज नो एंड टू केस लॉस, खासकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप कोई भी आर्टिकल उठा लो, कोई भी, आपको इतने केस लॉज मिल जाएंगे। लैंडमार्क की बात कर रहा हूं मैं जनरल केस लॉस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लैंडमार्क की बात कर रहा हूं। इतने लैंडमार्क्स हैं कि क्या क्या लिखोगे आप। और फिर आओ आप रियलिटी पे। रियलिटी ये है कि हम जब एग्जाम देने जाते हैं और फुल फ्लेजेड आंसर लिखते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमको 15 से 20 मिनट मिलता है अगर हम फुल फ्लेजेड आंसर लिख रहे हैं, कोई 20 नंबर का आंसर लिख रहे हैं, उससे ज्यादा का नंबर का आंसर लिख रहे हैं। और अगर कोई शॉर्ट नोट वगैरह टाइप की चीज है तो मुश्किल से हमें 7 या 8 मिनट मिलने वाले हैं।
अब ये जो हमने ज्ञान का भंडार इकट्ठा किया केस लॉस के नाम पे, कि जो बड़े बड़े फैक्ट्स लेके हमने, पहले तो देखो बच्चों की देखना स्टाइल, देखना पहले तो सुंदर सुंदर राइटिंग में 4-5 लाइन की तो वो लिखते हैं फैक्ट्स, फिर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर लिखते हैं इश्यू, और अलग पेन से लिखते हैं इश्यू, और इश्यू के अंदर का कंटेंट अलग पेन से लिखते हैं 2-3 पेज में कि देखो ये इश्यू है इसमें, फिर एक लाइन छोड़ते हैं और फिर लिखते हैं रेशियो, और फिर पेन बदलते हैं और फिर कंटेंट लिखते हैं, फिर रेशियो आता है उनका 6-7 लाइन में, तो उनका रेशियो आता है और इतने खुश हो जाते हैं कि देखो मेरा केस लॉ कवर हो गया, वाह वाह वाह। मैं कह रहा हूं इसको जरा कोशिश करना अपने एग्जाम में जाके लिखने की, ये एक केस लॉ कवर नहीं हो पाएगा 8 मिनट में। जो आपने इतना इतना ये रंग बिरंगा जो बनाया है ना, ये एक लिख नहीं पाओगे इसको 8 मिनट में, केवल एक केस ये लिख नहीं पाओगे। और मैं कह रहा हूं लिख भी लिया, एग्जामिनर नंबर कितने देगा आपको ये केस लिखने के, ये आप भी जानते हो और एग्जामिनर भी जानता है। ये बच्चे क्या हैं, ये बच्चे अपनी ख्याली पुलाव बना के खुश, वो इस बात से खुश हैं कि देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, देखो मैंने 40 पन्ने का केस पढ़ा और देखो 1 पन्ने का नोट्स बनाया, और देखो मैं कितना महान हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका नोट होगा? नहीं होगा बेटा सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो केस लॉस कैसे काम करोगे, कैसे कवर करोगे, क्योंकि करने तो हैं, बिना केस लॉस के भी काम नहीं चलता। तो केस लॉ तो एक ऐसी चीज है कि कड़वा सही पर खाना पड़ेगा, करेला टाइप्स है ना। तो क्या करें बच्चे, स्ट्रैटेजी, हर चीज की स्ट्रैटेजी होती है। देखो अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन क्या है, हमेशा सेग्रीगेट करो केसेस को 2 आधारों पे। मैंने बताई थी आपको ये बात, शायद आपके ही सेशन में डिस्कस कर रहा था मैं लास्ट टाइम। कोई भी केस लॉ आपके पकड़ में आया, जैसे आपने कोई भी बुक पढ़ी या पीपीटी पढ़ी या कहीं से भी आपको एक केस लॉज मिला, आपने उस केस को देखा कि भाई ये केस है, इसमें ये कंटेंट है। सबसे पहला काम आपको उस केस को पढ़ के ये करना है कि आप उसको सेग्रीगेट करो कि ये केस इस्तेमाल होगा कब। होगा कब मतलब कौन से आर्टिकल में यूज करेंगे, आर्टिकल में भी कौन सी बात उठ रही होगी तब यूज करेंगे, क्या इस केस को हम एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और जितने ज्यादा पर्पस हो उतना बढ़िया है वो केस लॉ। ठीक है, क्योंकि उसको अलग अलग जगह पे चिपका सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एक बेरूबारी यूनियन का केस है, वो 4-5 जगह बहुत बढ़िया से चिपक जाता है, तो कितना बढ़िया केस है। ऐसे ही देखो मेनका गांधी का जजमेंट है, 4-5 जगह चिपका सकते हो उसे। ठीक है, तो कितना बढ़िया जजमेंट है। तो सबसे पहले कोई भी जजमेंट पकड़ में आए, पहले देखो कि इस केस का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। सबसे पहला काम, इस काम को कर लो आप लोग। दूसरे नंबर पर देखो कि ये केस तो बड़ा ही होगा, केस तो लेंथी होगा। अब इस केस को मैं कैसे, सुनना आप चौंक जाओगे, हो सकता है मेरे को शिकायत भी करो, पर मैं आपको बताऊं सच में, आप सोचना कि मैं ये पूरी कहानी को 5 लाइन में कैसे लिखूं। 5 लाइन में, जिसमें फैक्ट्स भी आ जाएं, जिसमें इश्यू भी आ जाएं, जिसमें रेशियो भी आ जाए। और एक बार बताऊं, एक बार को फैक्ट्स मिस हो जाए कोई बात नहीं, एक बार को इश्यू मिस हो जाए कोई बात नहीं, अगर वो 3-4 लाइन जो रेशियो है, रेशियो का मतलब वो वजह, जो दो रीजन है, जिस रीजन की वजह से आप उस जजमेंट को लिख रहे हो, अगर आप उतना भी लिखोगे ना बच्चे आंसर में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये सब फालतू की बातें हैं जो आपको बोलते हैं कि आपको केस ऐसे लिखना है कि पहले टाइटल लिखो, फिर उसका साल लिखो, फिर फैक्ट्स लिखो, फिर इशू लिखो, फिर रेशियो लिखो। इतना टाइम है क्या यार किसी पे? आप केवल ये 5 लाइन नहीं लिख पाओगे, इसके भी 2 लाइन लिख पाओगे एग्जाम में बच्चे, ये रियलिटी है। तो पहला आपने देख लिया कि उस केस का पर्पस क्या है, किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखो कि इस पूरी कहानी को जो हमने पढ़ी है उसको मैं 5 में ज्यादा बता रहा हूं बच्चे, मेरे स्टैंडर्ड से मैं ज्यादा बता रहा हूं, 5 लाइन में कैसे उतारूं, 5 लाइन में कैसे उतारूं। अब किसी भी केस में कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे एक बच्चे ने अभी लिखा हेल्ड, समझना। अब वो 5 लाइन में क्या लिखूं, व्हाट शुड बी माई प्रायोरिटी, क्योंकि हजारों बात लिखी है उस केस के अंदर। देखो केस के अंदर जो आप 5 लाइन लिखो, फैक्ट आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, इश्यू करके हेडिंग आए या ना आए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप लिखोगे रेशियो। अभी रेशियो क्या होता है, कई बच्चे तो इस बात को ही नहीं समझ पाते। रेशियो का मतलब क्या है बच्चे, रेशियो का मतलब फैसला नहीं है, रेशियो का मतलब डिसीजन नहीं है। वो डिसीजन जो कोर्ट ने लिया, पेटिशन अलाउ की या डिसअलाउ की या डायरेक्शन दी, दैट इज नॉट रेशियो।
रेशियो होता है वो रीजन, जिस रीजन की वजह से कोई फैसला दिया गया। समझिएगा, रेशियो वो रीजन है जिस रीजन की वजह से वो फैसला दिया गया। जैसे मेनका गांधी का जजमेंट ले, तो मेनका गांधी के जजमेंट का डिसीजन क्या है? डिसीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि भाई इनको सुना जाए, इनकी बात को सुना जाए। कम से कम उनका पासपोर्ट जब्त करने से पहले नहीं सुना तो बाद में सुन लो। ये सिंपल सा डिसीजन है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टाइम मिले तो लिख देना, आई एम नॉट सेइंग कि मत लिखो, टाइम मिले तो लिख देना। इंपॉर्टेंट है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या, बोला कि किसी भी व्यक्ति की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जब आप छीनते हो तो केवल लॉ बनाना काफी नहीं है। ये जरूरी है कि वो जो लॉ का प्रोसीजर हो वो फेयर हो, वो रीजनेबल हो, वो जस्ट हो। फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, ये इस केस का रेशियो है। तो जब तक आप इस बात को नहीं लिखोगे ना, जब तक आप अपने आंसर में इस बात को नहीं लिखोगे ना अपने केस के डिस्कशन में, तब तक केस लिखने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आपने इस बात को लिख दिया है उतना काफी होता है। उस एक ही केस में और समय बर्बाद करने से बढ़िया है आप एक दूसरा केस लिखो और उसका रेशियो लिख दो। ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो जब भी केस लॉस को पढ़ोगे दो काम करने हैं। पहले उस केस का पर्पस जानना है कि इसका क्यों इस्तेमाल करेंगे और कहां इस्तेमाल करेंगे, और दूसरे नंबर पे उसका ब्रीफ बनाना है, और ब्रीफ के अंदर आना है क्या? रेशियो। क्या आना है? रेशियो। ठीक है, ये आपके केस लॉ के से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके आंसर में हो गया। आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आप खुद पाओगे। तभी मैं बोलता हूं कि आंसर राइटिंग करो, क्योंकि जब बच्चा आंसर राइटिंग करता है ना तो उसे कई चीजें रियलाइज होती हैं। जो बच्चा आंसर राइटिंग नहीं करता ना वो खोया रहता है अपनी दुनिया में, क्योंकि पढ़ने में टाइम नहीं लगता। मैं 5 मिनट में 2 पन्ने पढ़ सकता हूं तो उसे लगता है कि मैं 5 मिनट में 2 पन्ने लिख सकता हूं। पर जब आप लिखने बैठते हो तब आपको रियलाइज होता है कि भाई 10 मिनट निकल गए, अभी तो मैंने एक पैरा नहीं लिख पाया। आंसर राइटिंग इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकल रखती है, कि आपको समझ में आता है कि यार मैं 10 मिनट में इतना ही लिख पाता हूं, तो इतने में मैं क्या लिखूं? वही लिखूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो चीज समझना भी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द रीजन कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केस लॉज में ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आप खुद मेरे से बताना अगली बार जब हम लोग डाउट सेशन लेंगे अगले सैटरडे को कि क्या लग रहा है आपको, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, ठीक है, कड़वी लगेगी पर यही सच्चाई है। अब आपको फील आए ना आए कि आप मेहनती हो या नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरा वो टेंशन नहीं है। मेरा टेंशन है कि आपका एग्जाम निकले। हाँ, अगर बाई चांस देखो इन दी वर्स्ट केस मुझे केस लॉ का नाम याद नहीं रहा तो मैं रेशियो लिखूंगा। अब मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, पर कोशिश करोगी याद रहे। ठीक है, ये हो गई बच्चे आपके केस लॉ से जुड़ी हुई डिस्कशन। अब बात करते हैं नोट्स की। ठीक है, नोट्स को लेके बच्चा बहुत परेशान रहता है, नोट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अभी पिछले ही महीने एक YouTube पे सेशन डिस्कस किया, मतलब YouTube पे सेशन लगाया था, स्पेशल सेशन, कि नोट मेकिंग कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं। और वहां पे भी जो बच्चे लाइव सेशन को कंडक्ट कर रहे थे वो भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे जैसे लगभग आप लोग कर रहे हो। क्योंकि देखो बच्चा जो है वो वही चीजें, एक ही चीज से सफर कर रहा है, सबकी परेशानी वही आपको लग रहा होगा, पर सब एक ही दिक्कत से गुजर रहे हैं, जिसमें नोट मेकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नोट्स कैसे बनाएं? अब आप फिर से वही चीज, ज्ञान लेने में आओगे लोगों से तो बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान मिलेगा आपको कि अच्छा अच्छा तुम ऐसा किया करो, तुम अपने कॉपी पे ना वो जो चिपकाने वाला आता है, क्या वो लाल पीला सा जो होता है, व्हाट डू वी कॉल इट, उसको चिपकाया करो, उस पर लिखा करो छोटा 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 छोटा, ये देखो ये मैंने पढ़ा। तो आप मतलब फैंस देखो, एक बड़ा ही अंदर से एक पता नहीं अंदर से एक पुश होता है हर एक व्यक्ति में कि मैं कुछ भी करूं तो वो फायदेमंद हो या ना हो, दिखना चाहिए फायदेमंद है। मतलब ऐसा करते वक्त भी ना लगे देखो मैं क्या कर रहा हूं। जब तक वो 3-4 अलग अलग कलर के वो कागज मेरे रजिस्टर पे चिपके नहीं होंगे तब तक लगेगा कैसे कि मैं तैयारी कर रहा हूं, तब तक लगेगा कैसे कि मैं कितना स्मार्ट हूं, तब तक लगेगा कैसे कि मैं इतना मेहनती हूं। पता नहीं कहां से ये सब आता है दिमाग में।
अरे कोई जरूरत नहीं है ये सब टिटकरम करने की, वो सब छुट के गिर जाते हैं 4 दिन में। वो 50-50 रुपए का एक आता है, फालतू में वो स्टेशनरी वाले का पैसा कमा रहे हो आप लोग। कोई इतना यार, इतना हेडेक कोई लेता है क्या? इतना हेडेक नहीं लेना है लाइफ में। इतना हेडेक नोट बनाने में लोगे तो एग्जाम में क्या ही करोगे? एग्जाम में तो फिर ऐसे 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 हाथ कांपेंगे आप। बहुत रिलैक्स, आराम से आराम से। देखो पहले चीज है ना, अपने दिमाग को शांत करना सीखो। कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है जो आपसे बड़ी हो, ठीक है? ब्रीथ, कीप इट इजी। नोट्स क्या है? कुछ नहीं, नॉर्मल सा प्रोसेस है। नोट्स बनाते वक्त आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको समझना है कि मैं नोट्स बना क्यों रहा हूं। मैं नोट्स बना रहा क्यों हूं? आप सोचो, इस बात को सोचो। आप, जैसे मैं आपको अपनी जगह रखूं, ठीक है, या फिर मैं आपकी जगह पे आ जाता हूं मान लो, ठीक है, और मैं तैयारी कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि नोट्स बनाने हैं, तो सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगा ना अपने आप से कि नोट्स क्यों बनाने हैं भाई? क्यों बनाऊं मैं नोट्स? सर मेरे को इतना ज्ञान देके जाते हैं क्लास में, फिर मेरे को सर की पीपीटी भी मिल जाती है, वो भी यार कम से कम 30 स्लाइड की होती है। फिर मेरे को वो क्या कहते हैं, मेरी जुडिशरी वाले नोट्स अपलोड कर देते हैं, उसमें क्रक्स भी है और उसमें फलाना ढिमाका क्या है। फिर मेरी एक किताब भी पड़ी है पहले से, जिसको मैंने कभी पढ़ा था रगड़ रगड़ के पेंसिल को, तो उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, वो भी मेरे दिल के करीब है, उसको भी मुझे पढ़ना है। तो मैं नोट्स बना क्यों रहा हूं जब मेरे पे ऑलरेडी इतना कंटेंट है? दिस इज द फर्स्ट थिंग, कि हम नोट्स बनाते ही क्यों है, क्यों इतनी मेहनत करते हैं? क्योंकि नोट बनाने में सबसे ज्यादा टाइम जाता है। कोई चीज अगर आप बिना नोट्स बनाए पढ़ रहे हो तो आप दुगनी या तिगनी स्पीड पे पढ़ सकते हो। उसी काम को आप नोट्स बनाते बनाते पढ़ो, आपको मेरा 2 घंटे का लेक्चर कवर करने में 5 घंटे लग जाएंगे अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे मेरी हर बात का जो मैं लिख रहा हूं या बोल रहा हूं। मजाक नहीं कर रहा, आप बना के देख लो। हो सकता है कुछ बच्चे बनाते भी होंगे, जो रिकॉर्डेड सेशन देखते होंगे या दोबारा देखते होंगे, बनाते होंगे। मेरा 2 घंटे का सेशन उनका 5 घंटे से पहले खत्म होता नहीं होगा, क्योंकि हर बात लिखनी है, बार बार पॉज करना पड़ेगा। ये बच्चे ये नहीं समझ रहे कि ये बच्चे अमर नहीं है, या उनको पूरी जिंदगी केवल तैयारी करते नहीं रहने दें। तैयारी का एक लिमिटेड समय, बॉटल में उतना ही पानी है। ये बच्चे ये चीज को भूल जा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसी चीज कर रहे हैं जो कभी होगी ही नहीं खत्म। अरे एक सेशन आप 5 घंटे में करोगे, सर तो आगे 2 घंटे में करके चले गए, वो तो 2 महीने में आपके कितने सेशन करा देंगे? 60 सेशन करा देंगे फॉर एग्जाम्पल। तो 60 सेशन के जो आप नोट्स बनाओगे वो 300 घंटों में बनाओगे एक सब्जेक्ट के। फिर उनको पढ़ोगे कब? एग्जाम देने के बाद? हाँ, कब पढ़ोगे? बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद? सोचा नहीं ना। अभी जोश बहुत है, पेन खत्म कर देता हूं मैं एक दिन में अपना पूरा। क्यों? कैसे कर देते हो? फूंक मार के निकाल देते हो उसकी इंक। कैसे कर देते हो? और वो प्राउडनेस है यार, पेन खत्म कर देता हूं। क्यों खर्चा बढ़ा रहा है भाई? मत खत्म कर, पेंसिल यूज कर दो। सोचने वाली बात है। ये सारी बातें दिमाग में आती क्यों है? इतने इनसिक्योर हैं क्यों? हमें दिखाना ही क्यों है किसी को कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं? क्यों दिखाना है यार? हमें पता है ना हमें क्या कर रहे हैं। हमेशा से याद रखना, सक्सेस स्मार्ट लोगों को मिलती है, गधे लोगों को नहीं जो मेहनत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है बताओ? शेर करता है, गधा करता है? गधा करता है। राजा कौन होता है? गधा। आपके जंगल में होता होगा, मेरे जंगल में तो नहीं होता। समझो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। नोट्स बनाने हैं, इसलिए बनाने हैं क्योंकि इतनी सारी हमारे पास सोर्सेज हैं, उसका ब्रीफ हमारे पास हो। मतलब सर की 2 घंटे की क्लास में 50 बार नहीं ले सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। सर की इतनी बड़ी पीपीटी में नहीं पढ़ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। ये जो इतने सारे नोट्स मिल रहे हैं कोचिंग से, मैं किस किस को पढ़ूंगा? मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक रजिस्टर बना रहा हूं और उसमें शॉर्ट शॉर्ट में, एक एक लाइन में, पॉइंटर्स के माध्यम से उन सारी बातों को लिख दे रहा हूं जो सर ने बताई थी,
जो सर की पीपीटी में लिखी थी, जो नोट्स मिले थे कोचिंग से उसमें लिखी थी, बस। तो अगर सर ने 5 लाइनों में कुछ बताया तो मैंने एक शब्द लिखा। समझो, नोट्स का पर्पस समझो बेटा। सर ने अगर कोई टॉपिक को समझाने में 10 मिनट लगाए तो मैंने एक लाइन लिखी उस टॉपिक के लिए, ये है नोट्स। सर ने बताए 10 मिनट में, मैंने भर दिए 10 पन्ने। ये नोट्स नहीं है, ये पीएचडी की थीसिस है, जो शायद आपको डॉक्टर बना दे, जज नहीं बनाने वाली, जज नहीं बनाने वाली। समझो। तो अगर सर ने बोला कि आर्टिकल 3 के अंदर किसी स्टेट की टेरिटरी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, नेम भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? इंक्रीज, डिक्रीज, नेम चेंज। हो गया नोट्स, हो गया नोट्स। इंक्रीज, डिक्रीज, नेम चेंज। फिर सर ने बोला कि ये जो है अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 368 के अंदर कवर नहीं होगा, तो क्या लिखूंगा? नो अमेंडमेंट नीडेड। हो गए नोट्स। नो अमेंडमेंट नीडेड, हो गए नोट्स। ये होता है बेटा नोट्स का पर्पस। नोट्स का पर्पस होता है काम आसान करना, रायता फैलाना नहीं। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। जो नोट समय बर्बाद करे वो नोट नहीं है, जो समय बचाए वो नोट है। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि मेरा कल एग्जाम है और मैं सुबह बैठा हूं रिवाइज करने, तो शाम तक मेरा रिवीजन पूरा हो गया और मैं शाम को शांति से सो सकता हूं टीवी देखते हुए, भले ही मेरा कल एग्जाम है। अगर मेरे नोट्स ऐसे हैं कि मैं 4 दिन से उनको रट रहा हूं पर वो खत्म नहीं हो पा रहे हैं मेरे एग्जाम देने के टाइम तक, तो वो मेरे को बर्बाद कर देंगे, तो वो मेरे को बर्बाद कर देंगे। हमेशा लिखो पॉइंटर्स में, पूरा सेंटेंस लिखना ही छोड़ दो। सेंटेंस लिखा करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में कितने सेंटेंस बना लोगे, वहां बनाओ। यहां पे हमेशा पॉइंटर्स, एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, बस। वो एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द ज्ञान दे पूरे पैराग्राफ का, वो है नोट्स, वो है नोट्स। तो ये बिंदी बनाना, ये एरो बनाना, ये सीख लो, यही काम आएंगे बेटा, बस यही काम आएंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी नोट वाली प्रॉब्लम। अब बात करते हैं आपकी प्रीलिम्स की, कि प्रीलिम्स के बारे में क्या करना है। मेरे को 1 मिनट दो, पानी पी लेता हूं। आप में से बहुत बच्चे बोल रहे थे बार बार पानी पी लो, लो पी लेता हूं पानी। अरे बेटा, आसमान में छेद कर क्यों रहे हो? आसमान में छेद हो जाएगा तो यूवी रेज सीधे मुंह पे आके लगेंगी, जल जाओगे। कौन सी जुडिशरी के एग्जाम में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जज हम उस बंदे को बनाएंगे जो आसमान में छेद करेगा, वो भी पत्थर उछाल के करेगा? हैं? क्यों करना है? मजदूर हो? पता नहीं यार, क्यों करना है आसमान में छेद? अच्छा खासा आसमान है, प्रोटेक्ट कर रहा है आप लोगों को, क्यों करना है? मोटिवेटेड रहना है, ये नकली मोटिवेशन छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों यार, ऐसा क्या स्ट्रगल कर रहे हो? बॉर्डर पे खड़े हो, चाइना गोली मारने वाला है आप में कि आपको मोटिवेशन चाहिए? घर में बैठे हो, पंखे की हवा खा रहे हो, पैसे देते दे के कोचिंग ले रहे हो, बेस्ट प्रिविलेज्ड बच्चे हो इस देश के जहां भूखे मर रहे लोग, आपको मोटिवेशन की जरूरत है? आपको आसमान में छेद करना? बहुत नकली दुनिया है ये, बहुत नकली दुनिया। कुछ नहीं कर रहे हो बेटा, आप कुछ नहीं कर रहे हो। अपने पापा से पूछना जीवन क्या है, बड़े भाई से पूछना जीवन क्या है, पता चलेगा। अभी अभी एक किताब पे पेन रगड़ना जीवन नहीं है। सबसे आसान है बेटा, सबसे आसान है। कल को 2 रुपए कमाने पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि आसमान में छेद होगा कि नहीं होगा। कोई छेद नहीं होने वाला है, समझ रहे हो? कोई छेद नहीं होने वाला है। क्या जरूरी है? पढ़ना। पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे आलसी काम है। जो कर रहे हो ना, आपसे ज्यादा मेहनत रिक्शा वाला कर रहा है। एक दिन चला के देख लो, कमर टूट जाएगी।
तो फालतू की बातें ये सब नहीं, विक्टिमाइजेशन नहीं, नफरत है ऐसे लोगों से जो अपने आप को विक्टिम समझ के महानता दिखाते हैं, बिल्कुल नहीं। इस ट्रैप में फंसना नहीं। सबसे आसान काम कर रहे हो और लोगों पे डिपेंड होके कर रहे हो, अच्छे से करो, वो कर्ज को चुकाओ। अपना काम केवल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आओ बात करते हैं प्रीलिम्स की। देखो प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जो पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड है। अभी अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्यों है मैं बताता हूं। देखो एमसीक्यू एक ऐसा सवाल है जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है। 80% चांसेस हैं कि जो एमसीक्यू पूछेगा वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, और 20% ऐसे चांस है कि कोई एमसीक्यू के अंदर कोई कॉन्सेप्ट वाली बात इन्वॉल्व हो, कि मतलब ऐसा क्वेश्चन हो जिसके लिए किसी चीज को समझना भी उतना ही जरूरी हो, ठीक है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप कई बार देखोगे कि प्रीलिम्स काफी बच्चों का निकल जाता है, ऐसे बच्चों का निकल जाता है जो आपको वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट आपको जनरली लगता है कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है, फिर भी उनका प्रीलिम्स निकल गया। और कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, अच्छा पढ़ते हैं और समझदार हैं। देखो पढ़ने से कुछ नहीं होता, समझदार होना बहुत जरूरी होता है, सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसे बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हो पाता क्योंकि वो डिसएडवांटेज पे है। जो समझदार बच्चा होता है उसका स्ट्रांग होता है ये वाला पार्ट, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, उसे चीजें समझ में बहुत अच्छी से आती हैं। जो बच्चे रट्टू तोता होते हैं, जिनको समझ में कुछ आता नहीं तो क्या करें, रट लें हर चीज, उनको फायदा होता है एमसीक्यूज में, क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा पूछी जा रही है, रट के आ रहे हैं। इनका भी कोई फायदा नहीं होगा अल्टीमेटली, क्योंकि मेंस इनसे निकलेगा नहीं। कब तक जाओगे इंफॉर्मेशन में, मेंस में तो कॉन्सेप्ट लिखने पड़ेंगे। तो एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, वो थोड़ी सी इनइक्वालिटी क्रिएट नहीं करते हैं। कई बार बहुत अच्छे, बहुत मेहनती, बहुत समझदार बच्चे रह जाते हैं, और बहुत ऐसे ही बच्चे जो शायद रट के बैठे हैं किताबों को, वो निकल जाते हैं। प्रीलिम्स का भी गेम अलग है, उस गेम को समझना जरूरी है। प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आपको थोड़ा सा बेवकूफ होना पड़ेगा समझदार के बदले। ये सच बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि कई बार होता है कि कोई बच्चा ज्यादा चीजों को समझ जाता है ना, तो वो नीचे नहीं झुकना चाहता है। उसे लगता है कि ये तो मेरे से नीचे वाली चीज है, मैं इसको नहीं करूंगा, मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मैं तो निकाल लूंगा, और उसका नहीं निकलता है। प्रीलिम्स निकालने के लिए थोड़ा सा बेवकूफ होना पड़ता है। बेवकूफ इन द सेंस ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती हैं जो शायद आप आमतौर पर नहीं अपनाओगे। जैसे कि अगर प्रीलिम्स आपको निकालना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो। क्या करो? प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। सबसे अच्छा तरीका, इससे अच्छा तरीका दुनिया में बना ही नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, कोई भी टॉपिक कवर करो, उस टॉपिक के ऊपर जितने एमसीक्यू लगा सकते हो उतने लगाओ। उससे फायदा क्या होगा? आपका ये वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, इंफॉर्मेशन वाला पार्ट। जैसे एमसीक्यू पूछेगा, बताओ ये फलाना राइट कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है, और वहां ऑप्शन होगा आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। यहां पे कोई कॉन्सेप्ट तो पूछा नहीं आपसे, क्या पूछा आपसे? इंफॉर्मेशन। कि आपको याद है या नहीं, आपने रटा था सही से कि नहीं, कौन से आर्टिकल में। अब जब आप ऐसे सवाल को बार बार करोगे तो आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन अपने आप चिपक ही जाएगी। सबसे अच्छा तरीका है आप बेयर एक्ट को बैठ के रटो, किताबों को बैठ के रटो, नोट्सों को बैठ के रटो। उससे बहुत बेहतर स्ट्रेटेजी है कि पढ़ाई के साथ साथ ही एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहा करो। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके चांसेस प्रीलिम्स क्लियर होने के, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, मेंस की गारंटी अभी नहीं दे रहा हूं, मेंस की बात इसके बाद में करूंगा क्योंकि उसकी अलग एक्सपेक्टेशन है। जितनी प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज की, आपके प्रीलिम्स क्रैक करने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, पढ़ना है। जैसे आज मानो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है और आज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का कोई टॉपिक उठाया,
तो आपके पास एक ऐसी किताब होनी चाहिए, एक ऐसी गाइड होनी चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हों और टॉपिक वाइज हो। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे ऐसी किताब रखते हैं प्रीवियस ईयर वगैरह जिसमें टॉपिक वाइज कंटेंट नहीं होता, जिसमें पेपर वाइज होता है कि इस फलाने साल में ये क्वेश्चन पेपर आया था, उस फलाने साल में वो क्वेश्चन पेपर आया था। ये किताब काम आती है बिल्कुल आखिरी के समय पे, जब बिल्कुल प्रीलिम्स आ गया 10 दिन पहले, जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तब ये किताब बहुत ज्यादा काम आती नहीं है। आपके पास ऐसी गाइड या ऐसी किताब या ऐसी बुक होनी चाहिए जिसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हों। क्यों? अगर मैंने आज ये टॉपिक कवर किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ा है आज, तो मेरे पास एक ऐसी किताब हो जिसके अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पे कम से कम 100, 150, 200 एमसीक्यू दिए हैं, जिससे क्या हो, मैंने आज पढ़ा, मैंने आज समझा, अब मैंने उन क्वेश्चंस को जाके प्रैक्टिस कर लिया। और हमेशा जब प्रैक्टिस करो, पेंसिल के साथ करो। हमेशा कभी भी अपनी एमसीक्यू वाली किताब को पेन से खराब नहीं करना है। क्यों? और पेंसिल से भी करो तो कोशिश करो चीजों को मार्क ना करो, डॉट लगा दो छोटा सा, या कोई और तरीका अपना लो जिससे आपको पता चल जाए कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया था, जिससे कि इन्हीं सवालों को आप बार बार कर सको। क्योंकि किताबें कितनी खरीदोगे, खत्म हो जाएंगी किताबें, तो उसी किताब का इस्तेमाल बार बार किया जा सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अब जैसे आप लोग पूछ रहे हो सर किताब का नाम बता दो, अब मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ऐसी गाइड, ऐसी बुक जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। जैसे मेरी नजर में, मैं किसी किताब को कभी लाइफ में रिकमेंड करता नहीं हूँ बेटा, और मैं ना बिलीव करता हूँ इस बात में कि किताब पढ़ने से किसी का एग्जाम निकलता है। पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो सिंगल नाम से एक वॉल्यूम्स आती हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट उन्होंने कवर कर रखा है, टॉपिक वाइज टॉपिक कंटेंट को दे रखा है, उसको कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज आप देख लेना, आप जब भी जाओगे कहीं पे अमेजोन वगैरह पे भी सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी किताब का पैटर्न क्या है। बस हमको चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज हो, टॉपिक वाइज हो। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, पर प्रैक्टिस का मतलब ये मत लगा लेना कि पढ़ना ही बंद कर दिया, कि आप सब्जेक्ट का कंटेंट ही नहीं पढ़ रहे हो और आप केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, वो गलत है। सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कंटेंट को पहले कवर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। रोज निकाल लो, दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा, और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, रोज की हैबिट बना लो, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, ये आपकी प्रीलिम्स हो गई। एक बार प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, देखो मेरी नजर में प्रीलिम्स की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही मैं बच्चों को तैयारी करवाता हूं प्रीलिम्स को दिमाग में रखें। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है नहीं और उससे कोई फायदा नहीं। आप खुद देखो, आप खुद कमीशन क्या कहती है, नोटिफिकेशन पढ़ो, वो क्या कहती है, प्रीलिम्स केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, मार्क्स केवल मेंस के और इंटरव्यू के काउंट होंगे। तो जब कमीशन खुद महत्व नहीं दे रही किसी एग्जाम को, तो मैं क्यों दूं? पर आप कहोगे सर उसको भी निकालना जरूरी है, मैं डायरेक्ट मेंस तो दे नहीं सकता। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए उतना कर लो जितना जरूरी है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। मैंने क्या बताया, पढ़ते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, पर उसको ये मत मानो कि मैंने बहुत बड़ी कुछ तोप मार ली अगर मैंने प्रीलिम्स निकाल दिया। कई बच्चे बोलते हैं मेरा इस बार प्रीलिम्स निकला था, मेंस नहीं निकल पाया, अगली बार देखना मेंस पक्का निकाल दूंगा। नहीं बेटा, प्रीलिम्स निकालना किसी भी एंगल से ये गारंटी नहीं करता कि तुम्हारा जिंदगी में कभी मेंस निकलेगा। ठीक है, मेंस की स्ट्रेटेजी बहुत अलग है। अब बताता हूं कि मेंस की स्ट्रेटेजी क्या रहती है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग, अब किस पे आ रहे हैं, हाँ, मेंस आंसर राइटिंग पे। ठीक है, हमने केस लॉज भी डिस्कस कर लिया, हाँ हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस कर लिया, सारे हो गए। मेंस आंसर राइटिंग पे आ रहे हैं और फिर टाइम मैनेजमेंट पे आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस की। मेंस ऑब्लिक मेंस आंसर राइटिंग एक ही बात है। अब देखो मेंस के बारे में कुछ बातें हैं, उनको मैं पहले ही क्लियर कर लेता हूं जिससे आपको आगे चल के परेशानी होगी नहीं। देखो, कई बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, इनफैक्ट आपको भी ऐसा फील आएगा जब एग्जाम क्लोज आ जाएगा, कि एक काम करता हूं, अभी तैयारी करता हूं प्रीलिम्स को दिमाग में रख के। ठीक है, और जब प्रीलिम्स निकल जाएगा फिर मेंस की तैयारी कर लूंगा। कितना स्मार्ट हूं मैं, देखो मेरे जितना ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर लेता हूँ, 6 7 8 महीने बर्बाद करके प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, फिर अभी आंसर राइटिंग वगैरह करके क्या करूंगा, पहले प्रीलिम्स तो निकले। ये भाषा है, ये एटीट्यूड है। क्या है, कोई भी आप बात बोलोगे ना उस बच्चे को,
कि बेटा तू आंसर राइटिंग नहीं कर रहे, बेटा तुम वो वाली काम नहीं कर रहे जो मेंस के लिए जरूरत। सर पहले प्रीलिम्स तो निकले तब तो मेंस की करूंगा, प्रीलिम्स तो निकले। इस बच्चे को कौन बोले कि बेटा प्रीलिम्स निकल भी गया, बेटा तेरा मेंस नहीं निकलेगा, मेंस निकलेगा नहीं, तो प्रीलिम्स निकाल ले जितना निकालना है, और नौकरी मिलती हो प्रीलिम्स निकाल के तो ले ले भाई, मेंस तो तेरा नहीं निकलना है। समझ रहे हो? तो अगर आप भी इनमें से एक हो तो आप बिल्कुल बेवकूफी कर रहे हो और बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, भयंकर वाला पछताओगे। ठीक है? तैयारी कभी प्रीलिम्स की होती ही नहीं है, प्रीलिम्स की केवल प्रैक्टिस होती है। तैयारी तो पहले दिन से, जब पहली बार आप पढ़ना शुरू करते हो किसी एग्जाम के लिए, उस पहले दिन से ही तैयारी बेटा मेंस की होती है, प्रीलिम्स की कोई तैयारी होती नहीं है। प्रीलिम्स तो निकल जाए इसके लिए बस आप साथ के साथ एमसीक्यूज लगाते हो, बाकी सारी तैयारी मेंस के लिए होती है। समझो इस बात को। अब मेंस एक ऐसा एग्जाम है जो बिल्कुल इस सिचुएशन को उलट कर देता है, बिल्कुल पलट के रख देता है। कैसे? कैसे? इस तरीके से कि जहां एक तरफ प्रीलिम्स में 80% जो भार था वो इंफॉर्मेशन का था और 20% जो भार था वो कॉन्सेप्ट्स का था, वही मेंस में गाड़ी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी और 80% जो भार है वो कॉन्सेप्ट्स का हो जाएगा और 20% जो भार है वो रह जाएगा, वो रह जाएगा केवल और केवल इंफॉर्मेशन का। तो ये बच्चा जो यहां पे उछल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है कि मेरा प्रीलिम्स निकल गया क्योंकि मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, वो यहां आके मुंह की खाएगा क्योंकि उसके काम का तो केवल यहां पे 20% ही है। पर ये जो बच्चा जिसने बेचारे ने डर डर के भगवान का नाम ले लेके प्रीलिम्स क्लियर किया है क्योंकि उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका केवल 20% आया था प्रीलिम्स में, यहां आके उसकी छाती फूल जाएगी और वो बोलेगा ये है प्लेग्राउंड जहां पे मैं खेलता हूं, ये है वो प्लेग्राउंड जहां पे मैं क्रैक करूंगा एग्जाम। समझ रहे हो क्या होगा? यही गेम है, सारा गेम ही इस बात का है। मेंस के अंदर इंफॉर्मेशन बेटा काम आएगी नहीं, मेंस के अंदर काम आएंगे कॉन्सेप्ट्स। मैं देखता हूं, नोटिस करता हूं, किसी भी चीज को मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाने लगूं, थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, 5 मिनट के बदले 10 मिनट लग जाए किसी चीज को समझाने में, बच्चों को बड़ी परेशानी हो जाती है कि सर नहीं 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 सर नहीं नहीं नहीं। बेटा जो वो बता रहा हूं ना वो मेंस का 80% है, और जिस चीज को सोच के आप नहीं नहीं कर रहे हो ना वो केवल 20% है। तो कभी कोई चीज समझ में आ रही हो या कोई समझा रहा हो तो समझ लेना, तो बेटा समझ लेना, क्योंकि मेंस में समझा हुआ ही बच्चा निकलेगा, रटा हुआ बच्चा नहीं निकलेगा। ध्यान से, बहुत ध्यान से। ठीक है? मेंस की तैयारी हम हमेशा ऐसे करें, पहला जो हमने नोट्स बनाए हैं, देखो आपको कंटेंट बहुत मिलेगा, अलग अलग सोर्सेज से मिलेगा, समझना इस चीज को, बहुत मिलेगा कंटेंट, क्योंकि जैसे जैसे तैयारी आपकी बढ़ेगी आपको कंटेंट बहुत मिलेगा और आपको भी बड़ा शौक होगा कंटेंट कलेक्शन करने का। पर मैं आपको बताऊं, बचना, थोड़ा सा बचना, ठीक है? मटेरियल से बचना, थोड़ा सा उतना ही कंज्यूम करना मटेरियल जितना जरूरी हो। घरों में गट्टर मत लगा लेना या अपनी ड्राइव में भर मत लेना कि ये फलानी कोचिंग के नोट्स हैं, ये फलानी कोचिंग के नोट्स हैं, ये फलाने सर के नोट्स हैं, ये फलाने सर के नोट्स हैं। आखिरी में आप एक चीज रियलाइज करोगे कि जो काम आई चीज, सही मायनों में जो काम आई चीज, वो आपके नोट्स ही आए। मैं सच बता रहा हूं, आखिरी में कोई साथ नहीं देगा, ना वहां पे मैं होऊंगा, ना शायद मेरे द्वारा दी गई पीपीटीज होंगी, या ना ही कोचिंग के नोट्स होंगे, ना ही वो किताबें होंगी।
आखिरी में जो हाथ में होगा ना आपके, जिसको पढ़कर आप मेंस देने जा रहे होगे, आपकी जिंदगी का फैसला हो रहा होगा, वो आपके नोट्स ही होंगे बेटा। जो आपने नोट्स बनाए थे, वो कौन से वाले नोट्स? ये वाले नोट्स, जो वो पॉइंटर्स बनाए थे ना, वही। और वही पॉइंटर्स होते होते गट्ठर बन जाता है। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने लेंदी सब्जेक्ट्स, इतने सारे टॉपिक्स हैं। अगर एक एक लाइन भी लिखूं एक बात का तो मेरा रजिस्टर भर जाता है यार, समझ रहे हो? तो नोट मेकिंग बहुत जरूरी है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर नोट्स ना बनाऊं, सर आप पीपीटी दे रहे हो नोट्स ना बनाऊं, या फिर फलानी जगह से नोट्स मिल रहे हैं मैं खुद ना बनाऊं। नोट्स जरूर बनाओ बेटा, नोट्स जरूर बनाओ। और जो जितना भी मटेरियल जो आपको सब सोर्सेज से मिल रहा है उनका इस्तेमाल करो नोट्स बनाने के लिए। जैसे मेरी पीपीटी है, उसको आधार बना के नोट्स बनाओ। आपको कोई भी कंटेंट मिल रहा है कोचिंग से, उसको आधार बना के नोट्स बनाओ। पर नोट्स अपने खुद बनाओ, खुद अपनी हैंडराइटिंग में बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है? और वो नोट्स का काम क्या होना चाहिए? वही चीज जो मैंने आपको बताई, पर्पस क्या होना चाहिए कि बड़ी चीज को वो छोटा करे। तो अगर सर की पीपीटी 30 स्लाइड्स की है तो मैं उस 30 स्लाइड की बात को 3 पन्नों में लिखूंगी नोट्स में, या लिखूंगा नोट्स में। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो नोट्स बनाने हैं, नोट्स ब्रीफ में बनाने हैं। अब एक सवाल आप सभी लोगों के दिमाग में आएगा कि सर आप बोल रहे हो कि नोट छोटे छोटे बनाओ, पॉइंटर्स बनाओ, तो एग्जाम में लिखेंगे कैसे? लिखेंगे क्या? पॉइंटर्स लिख के आएंगे क्या? एग्जाम में तो आंसर लिखना है, पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। वहां पे क्या पॉइंटर बना के आऊंगी मैं, या बना के आऊंगा मैं? कैसे काम चलेगा? अब आता हूं मैं दूसरी बात में। आपका मेंस एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा इस बात का कि आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की या नहीं की। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मेरे से आप पूछो कि सर आप मुझे बताओ कि मेरे कितने चांसेस हैं कि मैं जुडिशरी का एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, उसका जवाब देने के लिए मैं आपको ये नहीं पूछूंगा कि तुमको इस सवाल का जवाब मालूम है, या तुमने वो सारे सब्जेक्ट कवर कर लिया या नहीं किए। इन सारे आधारों पे मैं जवाब नहीं दूंगा आपका मेंस निकलेगा या नहीं निकलेगा, या आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैं केवल सबसे पहली चीज एक देखूंगा आपके अंदर कि आपके अंदर लिखने की क्षमता है या नहीं। बस एक चीज देखूंगा मैं। लिखने की क्षमता का मतलब कि जो चीज आपके दिमाग में है, क्या आप उसको पन्ने पे उतार पाते हो या नहीं बिना कहीं से कॉपी किए। मैं बस यही देखूंगा, और यही देख के मुझे लगभग लगभग अपना आंसर मिल जाएगा। क्योंकि बच्चे, नॉलेज कभी भी एक्वायर की जा सकती है। अगर मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर लिखने की क्षमता आने में समय लगता है। वो स्किल है, वो स्किल है, ठीक है? और एक बात मैं आपको बता दूं, आपका बहुत बड़ा भ्रम टूटेगा, क्योंकि इस चीज को लेके आप कोने कोने टकराओगे, लोगों से रिक्वेस्ट करोगे कि सर आंसर राइटिंग सिखा दो, मेरा आंसर चेक कर दो। आपका मैं बहुत बड़ा भ्रम तोड़ देता हूं आज। आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है बच्चों जो आपको कोई सिखा नहीं सकता है। कोई नहीं सिखा सकता, मैं भी नहीं सिखा सकता, कोई दुनिया में बना ही नहीं जो आपको आंसर राइटिंग सिखा दे। कोई दुनिया में है जो आपको साइकिल चलाना सिखा सकता है? आप मुझे बताओ, कोई दुनिया में है जो आपको साइकिल चलाना सिखा सकता है? अब आप कहोगे हाँ सर, मेरे को तो मेरे पापा ने सिखाई, मेरे भाई ने सिखाई। नहीं सिखाई, ना आपके पापा ने आपको सिखाई, ना आपके भाई ने आपको सिखाई। उन्होंने बस बताया कि चलानी कैसी है, चलाई तो आपने खुद, गिरे भी आप खुद, और जितनी चलाते रहे उतना सीखते रहे। पहली बार में हैंडल छोड़ के चला लेते थे क्या? पर 10वें दिन तो चला रहे थे। पापा ने सिखाया था हैंडल छोड़ के चलाना, बल्कि पापा तो मारते थे कि हैंडल छोड़ के चला रहा है। कोई भी आपको बता सकता है क्या करना है, पर यह नहीं बता सकता कि कैसे करना है। समझिए इस चीज को।
तो जब भी कोई भी कहेगा कि आंसर राइटिंग मैं सिखा देता हूं, तो वो आपको बता देगा कि किसी भी आंसर को कैसे लिखते हैं, क्या बात पहले लिखते हैं, क्या बात बाद में लिखते हैं, पर बच्चे करना वो आपको खुद ही पड़ेगा। और आखिरी में जब मेंस में आंसर लिखते हैं तो वो सारी बातें याद भी नहीं आती हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है। तब तो लग रहा होता है जो भी कुछ आता है जल्दी जल्दी से लिख दूं। तब कहाँ याद आएगा कि यार इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालूं या फिर पहले ये वाली बात लिखूं बाद में वो वाली बात लिखूं। इतना घबराया हुआ होता है बच्चा, पसीने छूट रहे होते हैं उस बच्चे के, उसके दिमाग में बस एक चीज होती है, जितना पढ़ के आया हूं जल्दी से पन्ने भर दूं। सब इम्प्रैक्टिकल बातें हैं ये। इसलिए किसी का इंतजार मत करो, किसी के भरोसे मत बैठो बेटा। स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस टुडे। साइकिल निकालो, साइकिल पे बैठो, पैडल मारो, गिरोगे, नहीं चला पाओगे और धीरे धीरे चलने लगेगी। ठीक है? उसके लिए साइकिल निकालना जरूरी है, साइकिल पे बैठना जरूरी है, पैडल मारना जरूरी है। केवल ज्ञान सुनते रहना पापा से भाई से कि एक साइकिल होती है जिसका पैडल होता है जो गोल गोल घूमता है, कहीं नहीं पहुंचोगे। पहुंचोगे तभी जब साइकिल पे बैठोगे, पैडल मारना शुरू करोगे। क्यों किसी का इंतजार करते हो? शुरू करो, आज से शुरू करो। आपके हाथ है, आपका दिमाग है, यही दो चीजें चाहिए लिखने के लिए, उससे ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। हाथ आपके पास है, दिमाग भगवान ने आपको दिया ही है, शुरू हो जा। आज नहीं तो कोई पैटर्न नहीं होता बेटा, ये किसने बताया आपको? कौन कह के गया है या किसने अपना सैंपल आंसर भेजा है कमीशन के पास कि कमीशन देखिए आंसर ऐसा होता है, ऐसा आए तो चेक करना, बच्चों का ना आए तो मत चेक करना। कोई पैटर्न नहीं होता। किसने बोला पैटर्न है? क्या पैटर्न है पता है? इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, यही पैटर्न है। इससे ज्यादा कोई पैटर्न नहीं है बेटा, कोई पैटर्न नहीं होता। फालतू की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं कि ये कर लो, कि वो कर लो, कि ये कर लो, बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। सिंपल सा पैटर्न होता है जो पूरी दुनिया में चलता है। एक आंसर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिसमें ब्रीफली बता दो कि क्या क्या बात करने वाले हो। एक मेन बॉडी होती है जिसमें आपकी मेन चर्चा होगी, वो सारा सेक्शन, आर्टिकल, केस लॉ जो लिखना है मेन बॉडी में लिखेगा। आखिरी में कंक्लूजन में 2-3 लाइन में कि अब आपको क्या लगता है सारे डिस्कशन के बाद कि क्या परिस्थिति है, बात खत्म। यही पैटर्न है। कौन आपको और क्या नया पैटर्न बता के जाएगा मुझे नहीं मालूम। और कोई फर्क नहीं है लॉन्ग आंसर है या शॉर्ट आंसर है। कोई भी आंसर लॉन्ग या शॉर्ट आपके बनाने से नहीं बनता, आपका समय बनवा देगा आपसे। क्योंकि आपको पता होगा जब 8 मिनट ही हैं तो आप आंसर अपने आप शॉर्ट हो जाएगा, और जब आपको पता होगा कि मेरे पास तो 20 मिनट हैं तो आंसर अपने आप लॉन्ग हो जाएगा। कोई सोच के आंसर शॉर्ट या लॉन्ग नहीं कर सकता है बेटा, वो समय अपने आप करवा देता है। तो वही इंट्रोडक्शन जो 6 लाइन का था वो 3 लाइन का हो जाता है, वही मेन बॉडी जो 15 लाइन की थी वो 8 लाइन में ही आ जाती है, और वही कंक्लूजन जो शायद 5 लाइन में लिखते वो 2 लाइन या 1 लाइन में ही लिखाते हो, क्योंकि समय नहीं बचा था। समय बचा ही नहीं था। ये सब बेकार की चीजें हैं। तभी मैंने बोला ना कि आप लोग घिरे हुए हो ऐसी सारी कल्पनाओं से जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, और आप उनके पीछे भाग रहे हो बस अंधों की तरह कि कोई मेरे को बता दे। आप लोगों की भी गलती है इसमें कि आप लोग खुद से कुछ करना ही नहीं चाहते हो, हर चीज आपको कोई कुछ करवा दे। मेरे को कुछ ना करना पड़े, कोई मुझे करवा दे, क्योंकि मैं तो बेवकूफ हूं, मुझे तो कुछ आता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं है बेटा, इस दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, बस आदमी करने वाला चाहिए। करने वाला बिना किसी के कर लेता है, और नहीं करने वाला हजार सपोर्ट के साथ नहीं कर पाता है। अब आप सोचिए कि आपको कौन बनना है, किसी पे निर्भर रह के कुछ करना है या फिर खुद से अपनी जिम्मेदारी लेनी है। किसी बात का इंतजार मत करो। आपने पढ़ाई शुरू कर दी है, आपने लेक्चर देना शुरू कर दिया है, तो आंसर राइटिंग भी शुरू हो जानी चाहिए। अगर अभी तक नहीं हुई है, शुरू कर दो। शुरू में बहुत खराब लिखोगे, लिखा ही नहीं जाएगा, एक पैरा लिखने में हालत खराब हो जाएगी। पर एक दिन ऐसा भी आएगा बेटा, अगर लगे रहोगे कि आप खुद सोच के नई नई बातें लिख रहे होगे,
उन आर्ग्यूमेंट्स को लिख रहे होगे जो शायद मैंने आपको बताई भी नहीं, आपका दिमाग खुद से उनको फॉर्म कर रहा है और आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। और मान लेना, जिस दिन वो दिन आएगा, आप केवल एग्जाम क्रैक नहीं करने वाले हो, यू आर गोइंग टू टॉप इट। यही टॉपर्स हैं। कोई भी बच्चा आम बच्चे से टॉपर बनता ही तब है जब उसमें वो क्षमता आ जाती है, जब वो अपने दिमाग को कागज पे उतार पाता है, एक शीशे की तरह, एक मिरर की तरह। दोनों में कोई लैग नहीं रहता है। अभी लैग क्या होता है कि सोचते हम हजार चीजें, लिख नहीं पाते, तो हमारा शीशा बहुत धुंधला है। जितनी प्रैक्टिस करोगे वो शीशा क्लियर होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका दिमाग शायद जो सोच रहा है वो तुरंत पेपर पे आ रहा है। दैट शुड बी द एम। और उसको पहुंचने का तरीका केवल और केवल आप खुद हो, और केवल आपकी प्रैक्टिस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मेंस में बस दो बातें याद रखनी है। नोट मेकिंग करनी है जितनी ब्रीफ हो सके, आंसर राइटिंग करनी है जितनी ज्यादा हो सके। तो कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसके एमसीक्यूज लगा लिए, कम से कम 50 एमसीक्यू लगा लिए 1 घंटे में बैठ के। अब बैठो आधा घंटा और लिखने की कोशिश करो, उससे रजिस्टर बनाओ, अलग से लिखो, उसमें कुछ भी लिखो यार, लिखो तो सही, शुरू तो करो। जो भी आपकी भाषा है जिसमें आप आंसर देना चाहते हो, जिसमें एग्जाम देना चाहते हो, अंग्रेजी हो हिंदी हो, उसमें दो। डरो नहीं, घबराओ नहीं, दो। चीजें सुधरेंगी। पहले दिन में कुछ नहीं होता है, पर 30वें दिन या 60वें दिन या 90वें दिन होगा, आप खुद रियलाइज करोगे। और किसी को आंसर चेक कराने की जरूरत नहीं। अब ये भी प्रॉब्लम, अब मैंने लिखा है तो मेरा कोई आंसर चेक कर दे। क्यों यार? आपकी आंखें नहीं है, आपको समझ नहीं है, आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया था, आपको नहीं पता कि ये आंसर की क्वालिटी कैसी है। आप खुद अपने आंसर खुद चेक करो। दिन बे दिन जैसे बढ़ेंगे, आपको खुद रियलाइज होने लगेगा कि वो जो आंसर जो आपने पहले दिन लिखा था और वो जो आंसर जो 7वें दिन लिख रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब आप खुद इस बात को एहसास कर पा रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है कि यार आपका आंसर कोई दूसरा बंदा चेक करे। कोई भी ऐसी चीज जो आपको दूसरे पर निर्भर करे, आपका समय बर्बाद करे, वो आपके लिए नहीं है। सीधी सी बात है। ठीक है, अब आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। मुझे लग रहा है हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है। टाइम मैनेजमेंट रह गया है। अब टाइम को मैनेज कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट, ये सच में एक अच्छा क्वेश्चन है, एंड दिस इज समथिंग जिसके बारे में मैं सही में आपकी हेल्प कर सकता हूं। समय बहुत कीमती है और समय बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड टाइम है। पता है क्यों है? समय हमारे कंधे पे बैठा हुआ है। समझिएगा, हम जिस दिन तैयारी में उतरे, जिस दिन प्रिपरेशन में उतरे, उस दिन वो समय हमारे कंधे पे बैठ गया है। और जितना समय गुजरेगा और वो टाइम हमारे कंधे पे बैठा रहेगा, हमारे कंधों में दर्द होने लगेगा। जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना दर्द बढ़ता जाएगा। एंड दैट इज वाई हमको जो भी करना है, एक सीमित समय के अंदर करना है, एक टारगेट के साथ करना है। बहुत ज्यादा गलतियां करनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूसली, जैसे साल दर साल, जैसे महीना दर महीना निकलेंगे। अभी बहुत जोश है बच्चों, बहुत जोश है, पर एक फेलियर के बाद शायद इतना जोश नहीं रहेगा। दूसरे फेलियर के बाद शायद फिर उतना भी जोश नहीं रहेगा, और तीसरे फेलियर के बाद दिमाग में शायद ऐसे थॉट आने लगेंगे कि प्रैक्टिस कर लेता हूँ, टीचर बन जाता हूँ, एलएलएम कर लेता हूँ। मतलब कंधा टूटने लगेगा, दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय है नहीं। अब जितना समय है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। अगर बेटा आपके ऊपर कोई और जिम्मेदारी नहीं है, मतलब आपको पैसा नहीं कमाना है अपना, आपका खर्चा आपका परिवार चला रहा है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। ये सौभाग्य बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चों को नहीं मिल पाता है। अगर शायद उन्हें मिले तो वो जीवन में कहां से कहां पहुंच जाए।
तो अगर आपको अपना पैसा अभी नहीं कमाना है, अगर आपको अपने खाने पीने की, रहने धोने की चिंता नहीं करनी है, तो जो आपका पूरा दिन है, दिन के जो 24 घंटे हैं, उसमें से अगर मैं 8 घंटे निकाल दूं जिसमें आप सोओगे, बच्चे कितने? 16। इनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना है। बेहतर से बेहतर का मतलब क्या है? 16 घंटे पढ़ते नहीं रहना है। 16 घंटे में से कम से कम 6 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? इन 6 घंटों में लेक्चर काउंट नहीं होंगे जो आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। कई बार बच्चे जब अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं कि आज मैं इतने घंटे पढ़ा, उसमें लेक्चर इंक्लूड कर देते हैं। कम से कम पूरे दिन में 6 घंटे की तो सेल्फ स्टडी चाहिए। अभी आऊंगा, कॉलेज वाली बात पे भी आऊंगा। अभी मैं एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूं जिसका काम केवल प्रिपरेशन करना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसे बच्चे को 6 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए कम से कम। इसको बढ़ा सकते हो, 8 करोगे तो बहुत बढ़िया है, पर 6 घंटे तो कम से कम होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके लेक्चर्स हैं, 2 घंटे के हैं, 4 घंटे के, मुझे लग रहा है ऑन एवरेज 4 घंटे के तो रहते ही होंगे, तो 6 + 4 10 घंटे हो जाते हैं। आप बस इतना कोशिश करो कि ये जो आपका टारगेट है, आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। मतलब इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। आप ये कोशिश मत करो कि मैं एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ दूं और 14 घंटे पढ़ लूं, और शायद पढ़ भी लोगे, पर ऐसी कोशिश करनी नहीं है, क्योंकि ये कोशिश लंबी चलेगी नहीं। समझना, इम्प्रैक्टिकल है। मैंने क्या बोला है? लाइफ में प्रैक्टिकल रहना है, खासकर अगर आप तैयारी में उतरे हो तो। ठीक है, आप अगर 10 घंटे लेके चल रहे हो, 6 घंटा का सेल्फ स्टडी, 4 घंटे का लेक्चर, तो कोशिश करो कि हफ्ते में कम से कम 6 दिन ये फॉलो हो। एक आध दिन ना हो कोई बात नहीं है, संडे को ना हो पाया, 6 घंटे के बदले 3 घंटे, लेक्चर तो होते नहीं है संडे को, तो 6 घंटे के बदले 3 घंटे सेल्फ स्टडी हो पाई, 2 घंटे हो पाई, बिल्कुल नहीं हो पाई, चलो कोई बात नहीं। पर कोशिश करो कि जिस दिन नहीं पढ़ रहे हो, फिर उस दिन कुछ एंटरटेनिंग करो। उस दिन मुंह फुला के ना बैठ जाना किसी से लड़ाई झगड़ा करके। उस दिन फिर एंटरटेनमेंट करना है, टीवी देखना है, मूवी देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, जिससे हल्का हो, गैस निकले, प्रेशर हटे। तो जब खाली बैठो तो ये प्रेशर को भी निकालना बहुत जरूरी है, वरना ये सीटी बजाता रहेगा कुकर की तरह। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े टारगेट से। छोटा टारगेट चल जाएगा, 6 घंटे नहीं हो रहे, 5 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर उसको कंसिस्टेंटली कर रहे हो, दैट इज बेटर। तो जो बच्चे के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है और जो केवल तैयारी कर रहा है, वो ये करे और इसको कंसिस्टेंटली करे, कोई धोखेबाजी ना करे इसके साथ। अब आते हैं उन बच्चों पे जो शायद, जिनके पास पैसे की परेशानी है, जो शायद अपना खुद का काम कर रहे हैं, घरों से बाहर रहते हैं, और ऐसे बच्चे हैं जो शायद पैसे के लिए नहीं पर कॉलेज के लिए घर से बाहर जाते हैं, क्लासेस वगैरह उनको अटेंड करनी है। ऐसे बच्चों के लिए थोड़ी समस्या है क्या करें, क्योंकि उनका दिन का एक भाग पैसे कमाने में या फिर कॉलेज अटेंड करने में जाएगा। वो कितना भी छोटा भाग हो पर जाएगा तो जाएगा, क्या करें। अब ऐसे बच्चे क्या करें, टारगेट को थोड़ा छोटा करें। अगर ये 6 घंटे की सेल्फ स्टडी है तो इसको 4 घंटे की करते हैं, 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी करें। और जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स तो लेने ही है, मानो 4 घंटे के लेक्चर्स हैं आपके, तो 4 + 4 कितने हो गए? 8 घंटे हो गए। और ध्यान रखिएगा, कल को जब ये लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, कोचिंग वगैरह शायद आपकी खत्म हो जाएगी, तो यहां पे जितना समय कम होता जाए, यहां पे उतना समय बढ़ता जाए। अगर लेक्चर 2 ही घंटे हुआ है तो सेल्फ स्टडी ऑटोमेटिकली 6 घंटे होने जानी चाहिए। सेम रूल वहां पे। जो मैक्सिमम है, जैसे मैक्सिमम 8 घंटे यहां पे है, 10 घंटे वहां पे, वो तो करना ही करना है। लेक्चर नहीं हुआ तो सेल्फ स्टडी कर लेनी है, पर इतना देना ही देना है। तो जो बच्चा कॉलेज जा रहा है या जो बच्चा पैसा कमा रहा है, वो कोशिश करे, कॉलेज वाला खासकर, एक बार पैसे वाले को नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसकी नौकरी कितनी लंबी चलती होगी, कम से कम कॉलेज वाला बच्चा ये कोशिश करे कि वो दिन में 8 घंटे तो पढ़े ही पढ़े, अदर देन कॉलेज।
जिसमें 4 घंटे के लेक्चर हो, 4 घंटे की सेल्फ स्टडी हो। और अगर लेक्चर 2 घंटे का है तो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, और आज लेक्चर नहीं हुआ तो 8 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। और यहाँ पे भी वही बात बोलूंगा, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो शेड्यूल के हिसाब से चलो, टाइम टेबल बना के चलो, और हमेशा पता होना चाहिए कि कब मुझे क्या कितना पढ़ना है। पहले से 1 हफ्ता पहले ही पता हो कि अगले हफ्ते क्या पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा। कभी भी ऐसे ही अंधे जाके खुद कुछ भी मत पढ़ने लग जाओ। दिमाग को भी प्रायर नोटिस होना चाहिए, वो उस हिसाब से फिर प्लान आउट करेगा। तो हमेशा अपनी स्टडी का टाइम टेबल जरूर बनाओ कि कब कौन से दिन मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कितनी देर पढ़ूंगा। तो टाइम टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल जरूर बनाना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ चलो। अब जो बच्चा पैसा कमा रहा है, बच्चे आप थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज को देखो। अगर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल हो कि आप उस काम को छोड़ सको और 1 साल अपना पूरी तरीके से दे सको, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका जीवन शायद बदल सकता है। पर अगर किसी कारणवश ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो बच्चे जितना हो सके उतनी सेल्फ स्टडी करो। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, आपका उतना ही भला होगा, उतना ही बेहतर आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। देखो, थोड़े चांसेस कम होते ही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ बच्चा दे रहा है 10 घंटे, आप शायद 2 घंटे दे रहे हो, तो ऑब्वियसली ये सब दुनिया नहीं देखेगी, एग्जाम नहीं देखेगा, क्योंकि एग्जामिनर के लिए सामने तो केवल कॉपी आ रही है, उसमें क्या लिखा है वो तो वो देखेगा, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से जो बेहतर से बेहतर कर सकते हो उसको करने की कोशिश करो, ठीक है। क्लियर है? चलो, इसी के साथ बेटा आपके जितने भी आज के डाउट थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और कवर हो गए हैं। उम्मीद है कि जो आज का सेशन रहा वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा, आपको थोड़ी बहुत उससे सहायता मिली होगी और एक बेहतरी की परिस्थिति बनी होगी, ठीक है। इंटर्नशिप वगैरह अभी मत सोचो, कोई भी ऐसा काम जो आपका समय खाए तैयारी का, उसको मत करना बेटा। पूरा जीवन पड़ा है, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो यही दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, खा लेना, तब सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ का, पूरा मजा आ जाएगा, ठीक है। अभी कोशिश कर रहे हो कुछ बड़ा करने की, तो उसको पूरा जान लगा के कर लो, ठीक है। चल, इसी के साथ आज के सेशन को बच्चे मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप आना चाहें तो शाम को मेरी यूट्यूब की क्लास में आ सकते हैं 8:30 बजे। आज हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आइएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाफ पेस लीगल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। QR कोड स्कैन करना चाहें तो उसको भी स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। बाकी धन्यवाद आप सभी लोगों का। कल तो संडे है, तो संडे को थोड़ा सा एंजॉय करिएगा। मंडे को आप लोगों से मुलाकात होगी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। अब प्रैक्टिसिंग लॉयर हो बच्चे, तो आप देख लो कि क्या इंपॉर्टेंट है, जज बनना इंपॉर्टेंट है या प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। कोई एक चीज करो, अच्छे से करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।